बहुत सारे ऐसे उन्नत वृक्ष हैं कि जिनको किसान अगर कृषि वानिकी के बहुत सारे मॉडल्स होते हैं उनमें समावेश कर सके तो उसकी आय को बहुत अधिक बढ़ाया जा सकता है। और ये पेड़ बहुत अच्छा लाभ भी देते हैं। इनको मार्केट भी उपलब्ध है। अगर ऐसा रहे कि किसान पेड़ लगा ले और उसका बाजार उपलब्ध ना हो तो वो भी एक समस्या किसान के लिए हो जाती है। तो ये वृक्ष किसान खेती के मॉडलों में बहुत अच्छे तरीके से आते हैं कि देश में कहा जाता है किसानों की आय को दुगना करना है। किसानों की आय को दुगना करना है तो पारंपरिक तरीके से खेती करने से दुगने होने से रही। पर्यावरण के बदलते परिवेश के साथ खेती किसानी को किस तरह से अनुकूल बनाया जाए ताकि किसानों को और इससे जुड़े लोगों को नुकसान ना हो, उन्हें फायदा पहुंचे, साथ ही साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पारी पुनर्स्थापन वन अनुसंधान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर संजय सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान ऑफ इंडिया में। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एग्रो फॉरेस्ट्री, ट्री प्लांटेशन जो है वो किसानों के लिए उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी है? देखिए, किसानों को आय होनी चाहिए और खेती से एक हिस्से से आय होती है और खेती के अलावा कोई ऐसा उपक्रम हो कि उनको और लाभ मिल सके। तो कृषि वानिकी या एग्रो फॉरेस्ट्री की या ट्री प्लांटेशन का समावेश हमें खेती के साथ करना है तो इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए करना है कि किसान के पास एक जो पहले से विकल्प खेती का मौजूद है उसके अलावा दूसरा विकल्प वृक्षों का भी आ जाता है। बहुत सारे ऐसे उन्नत वृक्ष हैं कि जिनको किसान अगर कृषि वानिकी के बहुत सारे मॉडल्स होते हैं उनमें समावेश कर सके तो उसकी आय को बहुत अधिक बढ़ाया जा सकता है। और इन वृक्षों को कुछ ही समय में, ये वृक्ष बहुत लंबे समय तक नहीं लगाने होते, इनका रोटेशन या इनके काटे जाने की अवधि सीमित होती है। तो 5 से 7 साल के समय में ही वो वृक्ष कटाई के लिए आ जाते हैं और एक अतिरिक्त आय किसान को हो पाती है। और साथ में जो जगह मौजूद नहीं है किसान के लिए, अगर किसान पूरी तरह से चाहे कि जो लाभ देने वाले वृक्ष हैं उन्हीं की खेती करे या फार्मिंग करे तो उसके पास इतनी ज़मीन तो है नहीं। तो उसके पास ये ऑप्शन या विकल्प यही रह जाता है कि जहाँ जहाँ खेती हो रही है उसकी मेड़ों पर या जहाँ पर खाली जगह छूटी हुई है उसके पास है वहाँ पर ये पेड़ लगाए जाएँ। और ये पेड़ इस तरह के हैं कि इनके गुणधर्म इस तरह के होते हैं कि ये जो कृषि को प्रभावित नहीं करते, जो फसलों को प्रभावित नहीं करते, ये फसलों पे छाया नहीं डालते, इनकी जड़ें जो है बहुत ऊपरी स्तर पर ही रहती हैं। जड़ें इस तरह की नहीं होती हैं कि वो जो फसलें हैं उनके साथ कम्पीट करें। तो ये वृक्ष जो हमारे एग्रो फॉरेस्ट्री के वृक्ष हैं, कृषि वानिकी के वृक्ष हैं, इनसे बहुत अधिक लाभ हो जाता है और फसलों को कोई विशेष नुकसान नहीं हो पाता। और जैसा कि देश में कहा जाता है किसानों की आय को दुगना करना है, किसानों की आय को दुगना करना है तो पारंपरिक तरीके से खेती करने से दुगने होने से रही। कुछ ऐसी हमें रास्ते निकालने होंगे कि जहाँ पर कोई ऐसा समावेश हो कि जहाँ से किसानों की आय बढ़ सके। और एक बहुत अच्छा माध्यम कृषि वानिकी का है जहाँ पर किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। सर, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि किसानों की आमदनी दुगनी, जिसके लिए हमारी जो केंद्र सरकार है वो भी काम कर रही है निश्चित रूप से। और फार्मिंग के साथ साथ एक कहते हैं कि मेड़ पर पेड़। जी जी, हर मेड़ पे पेड़। हाँ, तो कौन कौन से वो पेड़ हैं जो लगा सकते हैं किसान, क्योंकि उनके दिमाग में जो पहला सवाल आएगा वो यही आएगा। बहुत सारे पेड़ इस तरह के हैं और देश भर के वैज्ञानिकों ने या भारत सरकार ने पेड़ ऐसे चिन्हित किए हैं जिनको अलग अलग क्षेत्र की जलवायु में लगाया जा सकता है। जो हम अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो पॉपुलर का पेड़ है, यूकलिप्टस का पेड़ है, मीलिया डूबिया का पेड़ है, मेलाइना आर्बोरिया या गम्हार का पेड़ है, टीक है। इस तरह के पेड़ मौजूद हैं कि जिनको किसान लगा सकते हैं और ये पेड़ बहुत अच्छा लाभ भी देते हैं। इनको मार्केट भी उपलब्ध है। अगर ऐसा रहे कि किसान पेड़ लगा ले और उसका बाज़ार उपलब्ध ना हो तो वो भी एक समस्या किसान के लिए हो जाती है। तो ये वृक्ष किसान खेती के मॉडलों में बहुत अच्छे तरीके से आते हैं और इनको बेचा भी जा सकता है। सीमित समय में इन पेड़ों को लगाकर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। ये वृक्ष उपलब्ध हैं और इनके बहुत सारे प्रकार भी हैं। जैसे पॉपुलर और यूकलिप्टस के क्लोन्स होते हैं या एक जैसी प्रजातियां होती हैं जिनको लगाकर देखा गया है कि अधिक मात्रा में इनमें लकड़ी उत्पन्न होती है। लकड़ी का ही बाजार में मूल्य मिलता है। तो इस तरह के क्लोन्स भी स्पेसिफिक मौजूद हैं जिनको किसान
लगा सकते हैं वो चिन्हित किए गए हैं। जी। और सर जैसे पेड़ पर पेड़ लगाने के फायदे क्या क्या होते हैं, उसका जो असर है, जो फसलें हैं उन पर क्या क्या पड़ता है? मेड़ वास्तव में खाली पड़ी रहती है और उस मेड़ को खाली पड़े रहने से बेहतर ये है कि वृक्षों की प्रजातियां वहाँ पर लगा दी जाएं। तो पहला लाभ जो मैं लाभदायक बात कर रहा था वो आर्थिक लाभ की बात कर रहा था। आर्थिक लाभ हमको होता ही होता है। आर्थिक लाभ के साथ साथ अगर देश के पर्यावरण को भी लाभ हो, वन क्षेत्रों का विकास हो सके, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, ये जो बिहार है, ये क्षेत्र है, इनमें वनों बहुत सीमित हो गए हैं। इनमें अगर वृक्ष नहीं रहेंगे, इन क्षेत्रों में अगर हरित कवर हमें बढ़ाना होगा, जो हरित क्षेत्रफल है वो बढ़ाना होगा, तो इसी माध्यम में संभव है कि हम किसान जो है पेड़ों पर पेड़ लगाएं जो उनकी ऐसी ज़मीन है। साथ ही बहुत सारी ज़मीनों किसान के पास इस प्रकार की रहती हैं कि जहाँ पर खेती संभव नहीं होती है, लेकिन पेड़ जो होते हैं बहुत मजबूत होते हैं। पेड़ बहुत सारी जो परिस्थितियाँ हैं उनको बर्दाश्त कर सकते हैं, उनके अंदर अनुकूलन की क्षमता होती है। तो जहाँ पर खेती नहीं संभव है, जहाँ पानी बहुत कम अधिक मात्रा में विद्यमान है या पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, वहाँ पर भी पेड़ लगाए जा सकते हैं। वो खेती के लिए वो जगह तो नहीं है, लेकिन वानिकी के लिए या वृक्ष लगाने के लिए वो जगह उपयुक्त है। जी। सर आपकी जो संस्थान है, अगर मैं कहूँ कि वो वेस्ट लैंड को ग्रीन लैंड में तब्दील करने पर काम कर रही है, जी। तो हाल फिलहाल में आपकी जो संस्था है उसने पीलीभीत पे काम किया हुआ है, जी। तो उसके बारे में हमें बताएं। देखिए, पीलीभीत एक ऐसा क्षेत्र है, वहाँ पर भारत की अगर बांसुरी की राजधानी कहा जाए, विश्व में सबसे अच्छी तरह की बांसुरी का उत्पादन वहाँ के कारीगर किया करते थे। बहुत लंबे समय पर से वहाँ पर बांसुरी बनती आती थी और बांसुरी बनाने के लिए जो बांस था वो बांस आसाम से आता था। धीरे धीरे जो रेल के किराए में वृद्धि हुई, रेल लाइन में बदलाव हुआ, तो बांस की उपलब्धता, उसको डोलू बांस कहते हैं, उस बात की उपलब्धता उस क्षेत्र में पीलीभीत में कम होती चली गई। जब बांस ही नहीं, कच्चा माल ही नहीं उपलब्ध होगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी कहा जाता है ना। तो वही जो कारीगरों के साथ हुआ, कारीगरों के साथ ऐसी स्थिति हुई कि उनको कच्चा माल नहीं, उनके बनाने के साधन हैं, उनके बनाने की कला है, लेकिन कच्चा माल उनको उपलब्ध नहीं करा पाए हम लोग। तो अब सरकार ने, खासतौर से उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पे बहुत अच्छा कदम उठाया है और हमारे संस्थान को ये जिम्मेदारी दी है कि पीलीभीत क्षेत्र में जो कुछ ऐसी बांस प्रजातियों का चयन किया जाए, उनका क्षेत्र परीक्षण किया जाए, जो बांस प्रजातियां किसानों को सहज रूप से उपलब्ध हों और कारीगर उनसे बांस बनाते चले जाएं। तो हमने अभी हाल में 5 से अधिक जो बांस की प्रजातियां हैं वो उत्तर पूर्व भारत से लाकर पीलीभीत में लगाई हैं और उनका क्षेत्र परीक्षण हम कर रहे हैं। और संभव है कि उन प्रजातियों में से कुछ ऐसी प्रजातियां निकल कर आएंगी जिनसे बांसुरी बनाने के उद्योग को पुनः बढ़ावा मिलेगा। और आरंभिक परीक्षणों में हमने देखा है कि जो बांस प्रजातियां हम लाए, उनके बाद से कारीगरों ने बांसुरी बनाकर देखी तो उनको बनाने में भी उतनी ही अच्छाई प्रतीत हुई और उनके जो गुणधर्म बांसुरी के थे वो भी अच्छे रहे। जी जी। सर जैसे पूरा जैसे होता है ना कि हर क्षेत्र के हिसाब से भी आपको अपनी जो वैरायटीज़ है वो चूज़ करनी पड़ती है जी। तो उसको मतलब अगर फार्मर को जानना है कि हाँ मेरे क्षेत्र के लिए ये वाली जो वैरायटी है वो सही है या नहीं है, तो वो किस तरह से इसको जान सकता है? कोई प्रोसीजर तो बहुत सारे हैं। देखिए, शोध कार्य जो रहता है, शोध कार्य तो होता है, प्रयोगशालाओं में होता है, क्षेत्र में होता है। वो शोध कार्य अगर वहीं पड़ा रह जाए, किसान तक नहीं पहुँचे, तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया हमारे परिषद की है। वो प्रक्रिया ये है कि विस्तार की प्रक्रिया है। विस्तार की प्रक्रिया के अंतर्गत देश भर में हमने विभिन्न क्षेत्रों में वन विज्ञान केंद्र बनाए हैं। वन विज्ञान केंद्र बनाए गए हैं और वन विज्ञान केंद्र में जो इस तरह की सारी तकनीक है वो किसानों के क्षेत्र में है, उन तकनीकों का प्रदर्शन किया गया है और उन तकनीकों का प्रदर्शन किया जाता है और साथ ही साथ समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जाते हैं, चाहे वो बांस से संबंधित हों, औषधीय पौधों से संबंधित हो, एग्रो फॉरेस्ट्री से संबंधित हो। ये प्रशिक्षण और करते हैं और उसमें किसान भाई आते हैं, उनके मध्य ये जानकारी हम लोग बांटते हैं। ये तो एक प्रक्रिया हो गई उनसे जुड़ने की। दूसरी प्रक्रिया ये है कि बहुत सारे प्रकाशन स्थानीय भाषाओं में किए जाते हैं। जिस क्षेत्र की जो बोली है, जिस क्षेत्र की जो भाषा है, वहाँ पर हिंदी भाषा में, पंजाबी भाषा में, बांग्ला में, इस तरह के जो वैज्ञानिक शोध हैं
उनको प्रकाशित किया जा रहा है, क्योंकि अंग्रेजी तो पहुंच नहीं पाती है बहुत जगह किसान के बीच में। तो स्थानीय भाषाओं में हमारे विस्तार सामग्री प्रचारित की जाती है, उनको दिया जाता है। भारत सरकार की तरफ से बहुत सारे मेले किसानों के लिए लगाए जाते हैं। उन मेलों में हमारे संस्थानों की सहभागिता होती है। उन मेलों में हमारा सीधा संपर्क बनता है किसानों के साथ, जो प्रश्न करते हैं उनसे हमारा संपर्क बनता है। दूसरी बहुत अच्छी चीज़ें ये भी हैं कि तकनीक का भरपूर प्रयोग हम लोग करना आरंभ कर चुके हैं। मोबाइल ऐप्स और जो हॉटलाइन सेवा, इस तरह की चीज़ें भी शुरू की गई हैं। जो मोबाइल ऐप हैं, वो मोबाइल ऐप विभिन्न केंद्रों ने विकसित किए हैं। उन मोबाइल ऐप में निश्चित रूप से जानकारी इस प्रकार की होती है। मसलन एक मोबाइल ऐप इस प्रकार का है कि जो भूमि खराब है, जो बंजर भूमि है, वहाँ पर कौन सा वृक्ष लगाया जाए, किस प्रकार की बंजर भूमि है, किस जिले की बंजर भूमि है, वहाँ पर कौन से वृक्ष लगाए जाएँ, उसके बारे में किसान को जानकारी चाहिए तो एक मोबाइल ऐप इस प्रकार का है। कौन से बाँस की प्रजातियाँ हमारे लिए अच्छी हैं, उपयोगी हैं, उनके लिए भी मोबाइल ऐप हैं। इस तरह से बहुत तरह के मोबाइल ऐप विद्यमान हैं जिनको हम लोग काम कर रहे हैं। समय समय पे जो हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वैज्ञानिक हैं, मीडिया माध्यमों पर, जैसे आप जैसे मीडिया माध्यम हैं, दूरदर्शन है, आकाशवाणी है, वहाँ पर भी अपनी वार्ताओं में समावेश करते हैं। तो ये एक हमारे जो परिषद का काम ही है कि न केवल तकनीक को बनाना बल्कि उनको विकसित करने के बाद क्षेत्र तक हस्तांतरित करके ले जाना है, और जब हस्तांतरण हो जाएगा तभी ये काम हो पाएगा। दूसरा सामंजस्य हमें बनाना पड़ता है वन विभागों से। स्थानीय वन विभाग होते हैं, उनका भी बहुत संपर्क किसानों से होता है और जो आम जनता के साथ होता है, तो उनको भी हम अपना स्टेक होल्डर समझते हैं और उनको भी हितग्राही समझते हुए उनके पास सारी तकनीकों का हम लोग विकसित कर कर उनको देते हैं। और साथ ही ये ध्यान रखते हैं कि वन विभाग के और किसानों की जो समस्याएं, उनसे ही संबंधित शोध परियोजनाएं बनाई जाएं। जी, अब जैसे कुछ ऐसे क्रॉप्स होती है जो जंगलों में ही पाई जाती है, जैसे अगर मैं बात करूं, चिरौंजी हो गया, महुआ हो गया, तो इनकी जो हाल फिलहाल में इनसे की जो न्यू जो वैरायटीज है वो आई नहीं है, तो इसके ऊपर भी काम करना जरूरी है, मतलब जो सिर्फ वहाँ पाई जाती है लेकिन अब इस पे शोध की जरूरत है, बताइए इन चीजों पर भी। जो वनों के रिसोर्सेज हैं, जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, जंगलों में पाए जाते हैं। शुरुआत में, आरंभ में जितने भी हमारी खाने जाने वाली प्रजातियां हैं वो भी वनों में ही पाई जाती हैं। उनका डोमेस्टिकेशन हुआ, उनको हमने घरेलू बनाया और क्षेत्रों में कृषि में समावेशित किया। वही आवश्यकता हो जाती है कि चिरौंजी जैसे वृक्ष हैं जिन्होंने वनों में, उनके ऊपर दबाव बहुत अधिक है और उनका संग्रहण विनाशकारी तरीके से होता है, पेड़ों की डाल काट कर होता है और नुकसान पहुंचा कर होता है। तो इस तरह से अगर संग्रहण करते हैं तो और भी प्रजातियां नष्ट होती चली जा रही हैं। चिरौंजी एक अच्छा उदाहरण आपने दिया, महुआ ऐसा उदाहरण है। इस तरह की अनेक प्रजातियां वृक्षों की हैं जिनके ऊपर विलुप्त होने का संकट है। इस संकट को दूर करने के लिए आवश्यक ये है कि वैज्ञानिक वनों में जो संसाधन हैं, जो आनुवांशिक संसाधन हैं, जेनेटिक रिसोर्सेस इन वैरायटीज, इन प्रजातियों के हैं, उनको देखें। उनमें से उन्नत प्रजातियां हैं, उन्नत जो हमारे आनुवांशिक गुण व धर्म वाले वृक्ष हैं, उनको हम लोग चिन्हित करें। चिन्हित करने के बाद उनकी नई पीढ़ी में बनाएं, नए पौधे बनाएं, उनसे नए क्लोन बनाएं, नई प्रजातियां बनाएं, वैरायटीज़ विकसित करें, तब जाके किसान या और लोग उससे लाभ उठा पाएंगे। वनों में बहुत सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं और वो कमर्शियल स्तर पर किसान के पास ये पद्धति नहीं विद्यमान है कि उस पद्धति से उस वृक्ष को लगाए। नर्सरी टेक्निक्स डेवलप करनी होंगी, उनके बाद में कीटों से प्रबंधन है, जो फंगस लगते हैं, बीमारियां लगती हैं, उनसे बचाव की चीज़ें हैं, ये देखने की बहुत अधिक आवश्यकता है। लेकिन आपका प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो जा रहा है, जो आनुवांशिक गुणों का है, जेनेटिक रिसोर्सों का है, ये जो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी जंगलों में अगर हमने सही से संग्रहण नहीं किया, सही से उनको देखा नहीं। कभी कभी ये होता है कि हम जानते हैं कि बचाव करना है, हम जानते हैं, हमारी अंतर्निहित भावना है कि हमें जंगलों को बचाना है। जंगलों को एक हम आवरण के रूप में नहीं बचा सकते। जब तक जंगलों में पाए जाने वाले सारी प्रजाति हैं, जो वृक्ष हैं, उनके गुण धर्म को हम नहीं जानते, उनके लक्षणों को नहीं जानते, वो कहाँ परेशानी में हैं, कहाँ उनकी जनसंख्या सीमित हो रही है, कहाँ वो अधिक दबाव में हैं, उनको हम देख लेंगे, उनका निवारण करेंगे, तभी जंगल बच पाएंगे। जी, अभी सर ने बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरह से
ये हर एक इंसान की जिम्मेदारी है कि वो अपना जो पर्यावरण है, जो भी वो कर सकता है उसको वो अपनाए और उसकी सुरक्षा के लिए वो काम कर सकता जी है। जी साथ ही साथ सर, जो हमारे किसान हैं वो भी पर्यावरण को सुरक्षित करने में और बेहतर करने में अपना जो योगदान है वो दे सकते हैं। सर, अगर मैं एक सिंपल वे में आपसे एक सवाल पूछूं कि जी। किसानों की भूमिका पर्यावरण को बचाने में कितनी अहम हो सकती है? बहुत अधिक भूमिका है और भारत सरकार ने विगत कुछ वर्षों में इस पे बहुत अधिक ध्यान दिया है। एक जो हरित जो क्षेत्रफल देश का बढ़ा है, वन आवरण भी बढ़ा है बहुत सारे राज्यों में, और भारतवर्ष के स्तर पे जो सर्वे होते हैं उनमें दिख रहा है कि हरित क्षेत्रफल देश का बढ़ रहा है। हरित क्षेत्रफल वनों में भी बढ़ रहा है, वनों के अतिरिक्त जो हरित क्षेत्रफल बढ़ रहा है वो किसान भाइयों के योगदान से बढ़ रहा है। इसी तरीके के एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि वानिकी, फार्म फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, जो कम्युनिटी फॉरेस्ट्री किसान भाई कर रहे हैं उनसे बहुत अधिक बढ़ रहा है। और जो किसान भाई वन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं उनने सामुदायिक भावना में, सामुदायिक वानिकी के विकास के साथ और जो है संयुक्त वन प्रबंधन के साथ बहुत अधिक ध्यान दिया है। उन्होंने जंगलों को भी बचाया और उसके आसपास रहकर जो वन आवरण को बढ़ाने का भी प्रयास किया है। तो ये चीज़ किसान भाई हमारे समाज के ऐसे अंग हैं कि जिन्होंने हमेशा से पर्यावरण को ध्यान दिया। जी। और सर, आजकल एक और बहुत चीज़ जो है चल रही है वो है एग्रो टूरिज्म। जी। इसको लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? किस तरह से मतलब ये फॉरेस्ट को और आगे तक, मतलब इसका जो क्षेत्र है उसको और बढ़ाएगा? एग्रो टूरिज्म और रूरल टूरिज्म ये बहुत आवश्यक अंग है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। जो कृषि क्षेत्र में लोग रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं, उनके आयु को जो हमारी इनकम है उसको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। और एक ही तरीके से, पारंपरिक तरीके से हम लोग खेती को देखते रहेंगे तो वहाँ पर एक रुकाव आ जाएगा, कहीं कहीं पे हमारा ठहराव आ जाएगा। और विश्व भर में बहुत सारे लोग इस प्रकार के हैं कि जिनके यहाँ इस तरह की चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं। तो इको टूरिज़्म के लिए एग्रो टूरिज़्म एक नया टूरिज़्म का क्षेत्र है जो बहुत विस्तृत क्षेत्र है, जो किसानों ने बहुत अपनाया भी है। मैं बहुत सारे ऐसे प्रोग्रेसिव किसानों को जानता हूँ कि जो इस प्रकार की खेती कर रहे हैं, उनकी खेती को देखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं। और इसी प्रकार की खेती करने में ऑर्गेनिक खेती जो होती है, ऑर्गेनिक खेती जो किसान कर रहे हैं, उनको पढ़ने के लिए, सीखने के लिए भी लोग आ रहे हैं। तो ये टूरिज़्म के साथ साथ एक शिक्षा का भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र बनने वाला है। और भारतवर्ष ने हमेशा उदाहरण प्रस्तुत किया है। रूरल टूरिज़्म है, एग्रो टूरिज़्म है, ऑर्गेनिक जो खेती है उसके बारे में शिक्षण है, टूरिज़्म है उसके बारे में बढ़ाने में ये जो भावना अभी नई विकसित हुई है, ये बहुत तेज़ी से आएगी। और इसमें सहयोग की आवश्यकता है, सरकार के सहयोग की आवश्यकता है, वैज्ञानिकों के सहयोग की आवश्यकता है, और जो हमारे मीडिया है उसके सहयोग की आवश्यकता है। हम लोग वानिकी क्षेत्र से क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि जो मिलेट की क्रॉप है, जो श्री अन्न नाम दिया गया है ना, तो इस श्री अन्न के साथ जो वृक्ष लगाए जा सकते हैं उनमें भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो बहुत सारे इस तरह का कृषि वानिकी मॉडल्स हैं कि जहाँ पर श्री अन्न के साथ भी लगाया जा सकता है। अच्छा, मैं यहाँ पे जो ये वीडियो देखेंगे उनके दिमाग में एक ही सवाल आएगा कि श्री अन्न के साथ फिर वो कौन से ऐसे जो पेड़ है वो लगा सकते हैं, मतलब उसके बारे में? वो पेड़ इस प्रकार के हैं, देखिए ज़्यादातर श्री अन्न वहाँ पे हो रहे हैं जहाँ पे पानी का प्रतिशत, वार्षिक वर्षा है बहुत कम है। वृक्ष प्रजातियाँ बहुत सारी इस प्रकार की हैं, करंज है, टर्मिनेलिया अर्जुना है, बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ हैं जिनको किया गया है, लेकिन मॉडल विकसित करने के लिए समय लगता है। तो अगर श्री अन्न के साथ हमें मॉडल विकसित करना है तो थोड़ा समय देना होगा और देखना होगा। विशेषतर से हमारे गुजरात के क्षेत्र हैं, राजस्थान के क्षेत्र हैं, वहाँ पर श्री अन्न बहुत अच्छा होता है। उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में रागी आदि जो होता है, पहाड़ों पे बहुत सारे श्री अन्न होते हैं। तो वहाँ पर ये जहाँ पर श्री अन्न हो रहा है वहाँ पर भी वृक्ष भी कम संसाधनों में हो रहे हैं। तो हमको ये देखना होगा कि कृषि वानिकी में दोनों का समावेश करके चलें, और ये जो लाभ हो सकता है ये बहुत अधिक लाभ हो सकता है। और इसके लाभ केवल जो है आर्थिक लाभ नहीं है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी श्री अन्न के बहुत लाभ हैं।
सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उत्तर भारत में वृक्षों को लेकर अभी क्या जो इनिशिएटिव है वो लिए जा रहे हैं? देखिए, किसानों को विकल्प देने होंगे और वृक्षों के विकल्प देने होंगे। अगर 5-7 कृषि वानिकी के वृक्ष हैं, उन्हीं को लगाते रहेंगे, कुछ समय में वहाँ भी ठहराव आ जाएगा, स्टैग्नेशन आ जाएगा, मार्केट से लाभ नहीं प्राप्त होगा। तो इस दिशा में आवश्यकता ये है कि विभिन्न क्षेत्रों में, देश के अन्य क्षेत्रों में जो उन्नत प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो लाभदायक वृक्ष पाए जाते हैं, उनको भी हम इंट्रोड्यूस करें उत्तर भारत में। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि विगत 1-2 वर्ष में बहुत अच्छा काम हुआ है। एक प्रजाति होती है जो त्रिपुरा और असम क्षेत्र में पाई जाती है, अगार की प्रजाति। अगार से तेल निकलता है, उसकी लकड़ी से तेल निकलता है, जो बहुत महंगा, लाखों की कीमत का तेल होता है। हमने अभी क्या किया है कि उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अगार के वृक्षों का प्लांटेशन करवाया है और उनकी वृद्धि इतनी अच्छी हो गई है कि किसान बहुत आशान्वित हैं कि उनको भी लाखों रुपए इससे मिलने वाले हैं आगे आने वाले समय में। ये तो एक बात हुई कि अगार की बात हुई। दूसरा, चंदन से समझ में आता है कि चंदन कर्नाटक और दक्षिण भारत का वृक्ष है और वहीं पे अच्छा होता है, लेकिन इस मिथक को भी हाल के वर्षों में तोड़ा गया है। उत्तर भारत में, मध्य भारत में, इवन जो और क्षेत्रों में भी चंदन की खेती की गई है, चंदन को प्रोत्साहित किया गया है। और तीसरा जो है, बांस का बहुत बड़ा संसाधन भारतवर्ष में है। पूरे भारतवर्ष में अगर देखा जाए 125 तरह की प्रजातियां बांस की पाई जाती हैं, लेकिन उत्तर भारत के जो राज्य हैं वहाँ से 4 से 5 प्रकार की प्रजातियां हैं। अगर 125 प्रकार की प्रजातियां हैं तो 125 तरह के उनके उपयोग हो सकते हैं, उनसे अवसर हो सकते हैं। तो अगरबत्ती बनाने के लिए जो चाहिए, बांस चाहिए, उसके इंटरनोड लंबे होने चाहिए, उसके एक गांठ से दूसरी गांठ लंबी होनी चाहिए, तो अच्छी लंबी अगरबत्ती देर तक जलने वाली बनेगी। तो ऐसी प्रजातियों को देखने की आवश्यकता है। अगर लकड़ी बनानी, अगर पेपर बनाना है, उसके लिए अलग है, कंस्ट्रक्शन के लिए अलग है। खाने योग्य भी बांस हैं, बहुत सारी प्रजाति बांस की खाई जाती है, लेकिन यहाँ भारतवर्ष में उत्तर पूर्व के लोग ही खाते हैं या जनजातीय भाई खाते हैं, किसान भाई कुछ खाते हैं। और वो $1 मिलियन जो है इंडस्ट्री विश्व के क्षेत्र में है, तो वहाँ पर कैंड जो है बैम्बू फूड है, जो उनके बैम्बू शूट्स हैं, उनके लिए भी बांस की प्रजातियाँ हैं। तो ये 125 प्रजातियों से अगर हम उत्तर भारत में कुछ प्रजातियाँ नई ला सकें, उसकी दिशा में हमारा केंद्र प्रयास भी कर रहा है। अभी हम 15 नई प्रजातियों का इस समय परीक्षण कर रहे हैं जो उत्तर भारत में लगाई जा सकती हैं। ये नए नए विकल्प समझ में आएंगे किसानों को और उनको लाभ मिलेगा, और तो ये आकर्षित होगा। अभी पेड़ के बारे में सबसे बड़ी समस्या ये है कि पेड़ उम्र बहुत लेता है। पेड़, जो फसल की उम्र है 1 साल की है या 1 चक्र की है, लेकिन पेड़ की उम्र लंबी होती है। लेकिन ऐसे पेड़ रहें जिनकी लंबी उम्र पर रखने से लंबा लाभ हो, अधिक लाभ हो, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। जी जी। तो यहाँ पे ये है कि अगर वैज्ञानिकों की खोज और किसानों का साथ हो तो हमारा जो किसानों की प्रगति भी होगी और हमारा जो देश है वो उन्नति की ओर जाएगा। बिल्कुल। कैश क्रॉप्स, मतलब जो ट्रीज हमारी जो कैश क्रॉप्स हैं, उनको देखेंगे, उसकी तरह उनका व्यवहार करेंगे, उनकी जो उन्नत जो हमारे पास माध्यम है उनको लेकर इस्तेमाल करेंगे तो बढ़िया होगा। और किसानों को ध्यान रखना होगा, जिस तरह से फसलों के लिए बीज का चुनाव करते हैं, पौध का चुनाव वृक्षों के लिए भी उसी तरह से करें। अच्छी संस्थाओं से, अच्छे संस्थानों से कहीं से भी बीज नहीं ले लेना है। जो वानिकी संसाधन हैं, वानिकी संस्थान हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, वानिकी विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर अच्छे बीज पाए जाते हैं उनके, या वन विभागों के पास भी इस तरह के क्षेत्र हैं जहाँ पर बीज अच्छे हैं, वहाँ से लेने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप अच्छा बोएंगे तो अच्छी चीज़ें मिलेंगी आपको। सर, जाते जाते जो हमारे किसान साथी आपको देख रहे हैं जी, उनसे उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? किसान भाइयों को से आग्रह जो करना है या उनको जो संदेश देना है, तो वैज्ञानिक तो उनसे ही सीखते हैं, उनसे ही समझते हैं। पर्यावरण के मूल्यों को, मिट्टी को किसान भाई बेहतर तरीके से समझते हैं। प्रकृति को बचाने के लिए उनका संकल्प हमसे बेहतर है। लेकिन फिर भी वैज्ञानिक के तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा, जो उनका संकल्प पर्यावरण के प्रति है वो और अधिक बलवान हो जाएगा अगर कृषि वानिकी के क्षेत्र में अपना संपूर्ण योगदान दें और अच्छी तरह से वृक्षों का समावेश अपने कृषि कार्य में करते रहें। साथ ही एक चीज़ का उन्हें और ध्यान रखना है कि पारंपरिक कृषि के साथ साथ
डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ध्यान दें। बहुत सारे विकल्प अगर ग्रामीण क्षेत्रों में रहेंगे, उन विकल्पों का बेहतर लाभ उठाएं और समय से पहले अवसर को अपनाकर देश की समृद्धि में अपना योगदान करें। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजय सिंह, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आज के समय में पर्यावरण है वो कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, और जब वो खेती किसानी के साथ समावेश हो जाता है तो उसकी जो भूमिका है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और अपना जो समय है वो हमको देने के लिए। थैंक यू। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।